नमस्ते। आज मेरे साथ एक बहुत ही अहम मेहमान सैम पित्रोदा साहब। सैम पित्रोदा साहब, जब एआई की जब भी बात होती है, मुझे हरदम एक सैम साहब की एक बात याद आती है कि सैम साहब को और राजीव गांधी को एक टर्म और मिल जाता तो वो मुझसे हरदम कहते हैं कि तब शायद देश की तकदीर और वो अजीब तदबीर किसी और राह में होती। खैर, बीती ताए बिसार दे, आगे की बात करें सैम साहब। हिंदुस्तान इस समय होस्ट कर रहा है एक एआई इंटरनेशनल समिट। हम लोग बहुत हल्ला मचा रहे हैं। उसके कुछ अजीब अजीब तरह के तमाशे भी कर रहे हैं। 2 लाख लोगों को इनवाइट किया है गलगोटिया यूनिवर्सिटी को। हमारी 4 आईआईटी से मिलके जो स्टॉल था उससे बड़ा स्टॉल उसको दिया गया था, और उसका क्या हुआ वो अपनी जगह है। आज उस पर बहुत बात नहीं करेंगे। शुरुआत में जरा मैं ये सैम साहब मेरे दर्शकों को बता दीजिए कि एज फार एज द एआई इज कंसर्न, ग्लोबल उसमें हम कहा, वेयर इंडिया स्टैंड्स एंड हु आर द लीडर्स हु कंट्रोल दिस, और हमारी स्थिति उसमें क्या है, लार्जर पिक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी सब लोग एआई की बात करते रहते हैं। एआई इज बेसिकली ए टूल। After all the developments in IT, telecom, software, semiconductor, we have arrived at a point that we can convert information to knowledge. अभी तक क्या था कि you were given a lot of information, but you couldn't extract knowledge out of it on your own. For example, let's say you want to learn about leadership. तो आपको 10 किताब दे दी, 15 आर्टिकल दे दिए, लेकिन आपको पढ़ना है, आपको सोचना इसमें से कैसे क्या सीखेंगे। तो एआई ये सब किताबें एक साथ पढ़ लेते हैं और आपको जो ज्ञान चाहिए वो मिल जाता है। अब लीडरशिप के बारे में हजारों किताबें लिखी हैं, तो कौन पढ़ेगा इतनी सारी किताबें। लेकिन एआई कहता है हम तो पढ़ देंगे 2 मिनट में, आप बताइए क्या चाहिए आपको। सो एआई का एडवांटेज टू मी is that it gives you knowledge that you need to act from the information that is available globally. Humanly, it is not possible for me to access that information, digest that information, read that information. Machine can do that fast. 10,000 किताबें एक साथ पढ़ ली और बता दिया आपको कि क्या चाहिए। ये जो टूल है ये बड़ा पावरफुल टूल है। तो इससे मेन फायदा क्या होगा कि हमें कुछ जानने की बहुत जरूरत नहीं है, सब इंफॉर्मेशन पड़ी है वहां पे। अब डॉक्टर्स यहाँ पे पढ़ते हैं तो उनको बताया जाता है कि हर हड्डी का नाम, क्या जरूरत है, जो हड्डी का नाम चाहिए वो एआई से पूछ लीजिए। सो जो रट्टा वाला बैकग्राउंड था वो चला गया। हमें कुछ भी याद नहीं करना है, लेकिन हमें सोचना है कि क्या चाहिए, कब चाहिए, कौन से फॉर्मेट में चाहिए। सो क्यूरियोसिटी will play an important role in the age of AI. तो अमेरिका में जब उसकी शुरुआत हुई सालों पहले, प्रोफेसर साइंटिस्ट ने देखा कि ब्रेन कैसे कनेक्ट होता है। So rather than reading information sequentially, you read information in some different pattern. उसके लिए एल्गोरिथम बनाए गए। एक शब्द की वजह एक सेंटेंस में सर्च होने लगी। So America has taken the lead in this for a long time.
अभी चाइनीज आर कैचिंग अप, क्योंकि नॉलेज हैज नो बॉर्डर्स। तब अमेरिका ने कुछ बनाया तो चाइनीज ने उससे सीख लिया, उसको आगे बढ़ाया उनकी तरह से। सो अभी अमेरिका इज अनक्वेश्चनेबली द लीडर। चाइनीज, आई वुड से, are neck to neck next to it. Rest of the countries are making a lot of halla gulla, but I don't think they are anywhere. हमारा एडवांटेज क्या है कि हमारे वहां यंग टैलेंट है, बट वो टैलेंट रॉ है। उस टैलेंट से दूसरों को ज्यादा फायदा होगा, जैसे सॉफ्टवेयर में हुआ। सॉफ्टवेयर में क्या हुआ कि वी क्रिएटेड लॉट ऑफ टैलेंट, but it ultimately helped multinationals world over in programming, their banking, their legal systems, their industries, their manufacturing, their logistics. हमने कुछ नहीं फायदा लिया उसका। न तो हमने एक सोशल मीडिया अपना खुद का बनाया, न तो हमने एक बड़ी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी शुरू की, हमने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं बनाया। इट इज शेम दैट ए कंट्री ऑफ 1.5 बिलियन पीपल डू नॉट हैव देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फोन के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना सके, समझे? तो वी हैव रियली यूज्ड आवर टैलेंट to serve others. Nothing wrong with it. It is good that our young people get jobs. I'm happy for them. But as a nation, I would like us to have our own operating system. तो ये जो AI की कॉन्फ्रेंस हुई, ये एक मेला था। जो AI की कॉन्फ्रेंस करनी हो तो 500 लोगों को बुलाइए, इंटेलिजेंट लोगों को। उसमें पॉलिटिशियंस का कोई काम नहीं है। वो इसके प्राइम मिनिस्टर, उसके प्राइम मिनिस्टर आए कॉन्फ्रेंस में, वो क्या करेंगे, उनको क्या पता बेचारों को। वो तो बोल दिया, जो किसी ने बोला आपको कि ये बोल दीजिए, तो आपने बोल दिया। वो आपके स्टाफ ने कहा कि सर इतना बोल दीजिए, ये आपकी स्पीच है। ओके, द रियल टैलेंट इज इन हैंडफुल ऑफ पीपल। तो अगर 400-500 लोगों को बुलाया, उनसे बैठ के जरा सीखा, तो उसका जरा ज्यादा फायदा होगा। I have very strong views on what should be done on AI in India, but that's not very popular. अभी तो क्या है, everybody wants to build unicorn, startup, okay? सब तमाशा लग रहा है। जी, मैं सैम साहब एक दो चीजों पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा एक चीज आपसे और समझ लूं। आज एक खबर आई कि पैक्स सिलिका जो 12 दिसंबर को अमेरिका में साइन हुआ, जिसपे हम नहीं थे, और अमेरिका के जो मित्र राष्ट्र ज्यादा थे, जापान, साउथ कोरिया, इन सब ने साइन किया था। आज आया कि भारत को भी उसमें एंट्री मिल गई, भारत हैज बीन इनवाइटेड, वी हैव डन अ ग्रेट जॉब। पैक्स सिलिका जो मेरी समझ है, वो एक गिरोहबंदी है अमेरिका की अगेंस्ट चाइना, और अपनी सप्लाई लाइन को इंटैक्ट करने के लिए है। और अमेरिका ने कभी ये नहीं दिखाया है कि इस तरह के उसमें उसके साथी देशों को कोई फायदा हो। तो ये भारत के लिए क्या वो है, या लॉन्ग टर्म में भारत के लिए फायदा है, नुकसान है? क्योंकि वी आर गोइंग टू साइन दिस, वी आर ऑल्सो गोइंग टू कमिट लॉट ऑफ सप्लाई चेन टू अमेरिका एंड थिंग्स लाइक दैट। मैं इस पे जरा समझना है, व्हाट दिस पैक्स सिलिका इज ऑल अबाउट। देखिए, फर्स्ट वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट टेक्नोलॉजी हैज नो बॉर्डर्स। ओके, इफ यू ट्राई टू पुट इट इन अ कंटेनर, it doesn't remain in a container for too long. So ये 5-10 कंट्रीज एक साथ आके कहेंगे कि हम साथ में काम करेंगे और इनको बाहर रखेंगे, वो लॉन्ग टर्म में नहीं होने वाला। शॉर्ट टर्म में इट्स ओके।
सो इंडिया को सोचना है कि वी नीड टू फोकस ऑन इंडिजिनस डेवलपमेंट, आवर ओन, एंड फॉर दैट वी नीड मल्टीपल अलायंसेस। एक ग्रुप में बंध गए उससे फायदा नहीं होगा। देखिए अभी तो क्या है कि देयर इज ए टेंडेंसी टू से आर यू aligning with US to be against China, or you are aligning with China and Russia to be against US. That model is not good for technology. That model is not good for India. That model is not good for US. We need to reach out to large number of people and not keep people out. I firmly believe in inclusion and sustainability. Exclusion doesn't serve anybody in the long run. ओके ओके। मैं एक चीज और जरा समझना चाहूंगा। बहुत हल्ला मच रहा रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो जो रिजर्वॉयर है दुनिया में, जो नोन अभी तक है 1 ट्रिलियन, उसमें से मेजॉरिटी चाइना, इंडिया, ब्राजील, इन लोग के पास है। अमेरिका के पास जैसा कहा जाता है कि 1% से कम है, और वो एक अमेरिका के लिए, अमेरिका इज वरिड अबाउट इट ऑल्सो। और शायद अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि किस तरह से चीन ने भी थोड़ा अपना रुख, दे ऑल्सो प्लेड लाइक ट्रम्प, और फिर अमेरिका को आना पड़ा चीन के पास और उसके टर्म्स को कुछ मानना पड़ा। ये आरईडी रिजर्व कितना इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म में, या कि जिसके पास है, या इसका कोई अर्थ नहीं है सैम साहब? नहीं, देयर आर टू challenges here. एक तो raw material, but the bigger challenge is processing of that raw material. Raw material तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन processing technology, power is only in China. They process 90% of the rare earth material. तो आपके पास मटेरियल है, लेकिन कौन प्रोसेस करेगा? उसमें से जो एलिमेंट निकालने हैं वो कौन निकालेगा? That is the challenge. So unless we set up processes and plants to really get the right kind of material out of raw material, there is no main benefit. Of course, it is good to have raw material, but a lot of countries have raw material. America में भी there is no processing at all. Oh. है ही नहीं processing अमेरिका में। मैं सैम साहब एक चीज और इधर आ रहा है, मैं कुछ टेक्निकल चीजें आपसे आसान भाषा में समझना चाह रहा हूं। वी आर टॉकिंग ऑफ जीपीयू, और ये कहा जा रहा है कि भारत जीपीयू में बहुत पिछड़ गया है, और जो मोटे तौर पे समझ में आ रहा है कि जीपीयू साइमल्टेनियसली प्रोसेस करता है। अभी तक जो हमारा वो था, हम सीक्वेंशियली करते थे कि ये काम किया, फिर ये काम किया, फिर ये काम किया। अब वो आसान भाषा में कहें, वो एक साथ, जो आपने कहा ना कि पैरेलल 20 प्रोसेसिंग, एक साथ, इट इज मोर लाइक ए पैरेलल प्रोसेसिंग। तो उसमें हम कहाँ पे हैं? मतलब वो भारत, ऐसा माना जा रहा है कि अभी हमने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है, या अभी हम बहुत पीछे हैं उसमें। वी आर नोवेयर, वी आर नोवेयर इन फर्स्ट ऑफ ऑल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। सी, हमारे पास राजीव गांधी के जमाने में वी हैड ए बिग प्लांट इन पंजाब। वो प्लांट जल के खाक हो गया। ओ, ये लोग नहीं जानते हैं। वो प्लांट में फायर हुआ, पता नहीं सेबेटाज था कि पता नहीं क्या था, बट पूरा प्लांट जल गया। उसके बाद वी हैव नॉट बीन एबल टू रिकवर। वी ट्राइड वेरी हार्ड to get new technology from America. At that time, America will not give us 2 micron technology. Now we are in nano. Okay. So, जब वो प्लांट जल गया, उसके बाद इंडिया लॉस्ट द रेस इन सेमीकंडक्टर. Indians are capable.
Even in Manmohan Singh's time, we set up a special committee. I was co-chair with V. Krishnamurthy, and we could not find anybody to invest. We could not find Indian industrialists, including Tata, to invest. Then we could not find any companies to give us technology. We spent 3-4 years searching for the right combination. Hopefully things have changed. But building a semiconductor plant today requires $30-40 billion. It is a massive undertaking of the right type. Taiwanese did it very successfully. So in semiconductor, GPU comes later on. First, we got to have foundry. But you could also say that we don't want foundry, but we want our own design, and we'll use somebody else's foundry. But then the question is, how good is your design compared to design of the people who have been doing it for so long? Okay. I just want to understand ये जो पंजाब के प्लांट की, क्योंकि this is something very interesting and जिस समय राजीव गांधी जी के समय आप लोगों ने इसको लगाया, दुनिया के कितने देशों में था, मतलब हम कितने अहेड थे? We were very close to everybody. Oh, absolutely. You can check it. Okay, we had 5 micron technology then. Everybody else was doing 2 micron. We're pretty close. We had our own semiconductor plant. Can we say we were the leader at that point of time? We were one of the leaders. One of the leaders. Trying to. Yes, okay. We were one of the leaders. We were trying to. Okay. We had a great foundation. Let me tell you, like you mentioned in the beginning, if Rajiv Gandhi would have been alive today, technology scene in India would be very different. Just go back and see what Pandit Nehru did. Pandit Nehru set up all IITs, all research institutions. Then Indira Gandhi came in and pushed ISRO and others. Rajiv Gandhi came in and focused on IT, telecom, digital technology. We are really benefiting from the fruits of all those seeds planted. No one talks about this. Okay. So you need to plant the right seeds. We are not planting the right seeds yet. ये एक चीज समझा, और जरा समझा दीजिए, क्योंकि देयर इज आई स्टिल रिमेम्बर जब कंप्यूटर्स लेके आप लोग आ रहे थे, राजीव गांधी का बहुत थर्स्ट था कंप्यूटर पे, तो एक लोग थे जिनको शायद पता नहीं था, वो एंटी कंप्यूटर थे कि ये नौकरी ले लेगा, ये चला जाएगा, भारत का क्या होगा. सो इस तरह का एक इस समय भी अप्रहेंशन है कि एआई के आने से नौकरियां जाएंगी, लेकिन दूसरे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या आ जाएंगी, बिकॉज एक नए फील्ड खुल जाएगी. हाउ यू सी दैट? Absolutely. Every technology brings in new opportunities. To create new, you have to kill old. It's a way of life. Okay. Without killing old, you can't create new. So you have to accept that the existing jobs are going to be evaporated. But new jobs will be created. What are those new jobs? Some we know, some we don't. But you can't stop technology development. Industrial age देखिए क्या हुआ ऑटोमेशन का. अब AI से robotics, drones, big sort of thinking machines are going to change everything. Everything today is basically obsolete. How we run government will change. If AI was there, you will reorganize governance. You will reorganize your military. You will reorganize your education, your health systems. Everything is about to change. अब देखिए आप एक एग्जांपल लीजिए सेल्फ ड्रिवन कार का.
जब सेल्फ ड्रिवन कार becomes reality, you will not need driver. Ultimately, you won't need parking space, parking lot, garage, insurance, driver's license facility, need for a driver's license. सब चला गया. Traffic light भी चली जाएगी because machine knows where to stop and where not to stop. We have installed millions of traffic lights. Parking space. हर शहर में there are thousands of cars of parking space. You don't need that. Okay. So you can't stop self-driven cars. They are coming. Question is when. And no country can walk away from it. Okay. मैं अब एक थोड़ा सा इस चीज पे आ रहा हूं बिकॉज मुझे लगता है कि अभी जो पार्लियामेंट का ये सेशन था उसमें एक बहुत बेसिक चीज राहुल गांधी जी ने देश को समझाई और बहुत से मैं टेक्निकल नहीं हूं बट ये समझ में आया कि व्हाट ही सेड इज एआई इज वन इट इज अ टूल एज यू राइटली सेड इट इज अ टेक्नोलॉजी बट द फ्यूल टू रन दैट टेक्नोलॉजी इज द डेटा एंड विच ही सेज दैट इंडिया एंड चाइना आर टू कंट्रीज जिनके पास ये फ्यूल है द डेटा दे आर सिटिंग ऑन द डेटा इसको जरा इफ यू मतलब हाउ वी कैन लिवरेज दैट डेटा एंड विच राहुल गांधी अगेन एंड अगेन सेज कि वी आर नॉट लिवरेजिंग दैट डेटा जो हमारा इसको जरा समझा देते मेरे ऑडियंस को. देखिए अभी जो एआई चल रहा है इट इज बेसिकली वर्किंग ऑन वेस्टर्न डेटा एंड चाइनीज डेटा. हमारा तो डेटा है ही नहीं कहीं एक्सेप्ट शॉपिंग एंड हेल्थ. आप देखिए तमिल लिटरेचर कंप्यूटर पे कितना है. बंगाली, गुजराती. हिंदी इज द थर्ड लार्जेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड but it has only 4 to 5% representation on internet. So पहले तो हमें खुद का डेटा तैयार करना है. हमारी किताबें, हमारे पेंटिंग्स, स्कल्पचर, डांस, सॉन्ग्स, लोकल लैंग्वेज, ये जो डेटा क्रिएट करना है इट्स ए ह्यूज टास्क. Otherwise, AI will act on somebody else's knowledge and not on our knowledge. ये लोगों को अभी समझ में नहीं आया है कि the biggest challenge for us is to create our own data sets. अभी जो डेटा सेट्स है वो शॉपिंग का है, वो चाइनीज के पास है. हेल्थ वेल्थ का जो है वो अमेरिकन के पास है. But that's a different data than I'm talking about. ओके हमारे फेस्टिवल्स का डेटा किसके पास है. हमारे रिचुअल्स का डेटा किसके पास है. अगर ये डेटा आपके पास नहीं होगा तो एआई विल नॉट हैव द राइट बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट टू मेक डिसीजन. एआई विल मेक डिसीजन बेस्ड ऑन वेस्टर्न माइंडसेट. दूसरा कि एआई की पॉलिसी, ये कॉन्फ्रेंस के बाद कौन सी पॉलिसी डिसीजन और कौन सा पॉलिसी डिसीजन हमने लिया which would be useful to India. I'm not aware of it. Maybe they have done it. Okay. Third is AI cannot be effective if you don't do process re-engineering. Every process that we use today is obsolete. स्कूल में एडमिशन कैसे लेते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कैसे होते हैं, गवर्नमेंट पेमेंट कैसे करती है, इंश्योरेंस फॉर्म कैसे भरा जाता है, all of these processes are obsolete. In AI era, we need to redesign our processes. We can't use AI using age-old processes which were designed 80 years ago. कौन कर रहा है वो? That is the real work. So एक है our own database, दूसरा प्रोसेस री इंजीनियरिंग, तीसरा पॉलिसी एंड चौथा इज आवर ओन एप्लीकेशंस.
जी। मैं सैम साहब एक 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 खतरा और है, क्योंकि ये अभी बहुत से लोगों ने ये महसूस किया कि प्लेजरिज्म बहुत मुश्किल आ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक शुरू हो गया है कि कोई आ रहा है, वो एक बढ़िया स्पीच ला रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो उसको तुरंत करके कह रहे हैं देखो ग्रॉक से मतलब पीपल आर, दिस इज अ चैलेंज। लेकिन आपको लगता है दीज आर दी थिंग्स व्हिच विल सेटल इन ड्यू कोर्स? I hope so. See, like in social media, hate has been promoted. That was not the idea of social media. Social media turned out to be very different than what we all had thought. We thought social media will improve social interaction. It has done exactly opposite. Social media is supposed to promote truth. It is promoting hate, promoting lies, amplifying lies. Okay. With AI, you'll make all kinds of videos which are lies. So you need a regulation saying every AI generated image will have to have watermark. तो आप देख लेंगे watermark को, ये तो AI generated है, इसको साइड में रखो. Those are the policy decisions we need to make now. Okay. If my image today, is that my property or somebody else's property? Can someone take our conversation and put all kinds of words in our own language, in our own voice, so that you and I are fighting on this and saying up nonsense stuff? It can be done with AI. Yeah. So I think young people must recognize the implications of AI in their day-to-day life. Government needs to create policy framework to make sure that AI is effectively used to promote truth, trust, love, democracy, inclusion. अभी तो इससे exactly opposite होता है. They are using it to promote hate. Yes. And that is of concern. One thing, because I have, मेरे मन में लालच था, मैंने उसको रोक के रखा. It is not the main issue, but since it has happened, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एक 6-3 का निर्णय दिया है, ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं उसको इलीगल बोला है, बिकॉज वी आर टॉकिंग समथिंग. लेकिन आप चूंकि इस चीज को वहां समझते हैं, महसूस करते हैं, इसके इम्प्लीकेशन समझते हैं, जस्ट दिस वी आर कंक्लूडिंग विद दिस. ये दुनिया का जो रीऑर्डर हो रहा है उसमें ये दिस इज द टाइम वेयर द लीडरशिप इज गोइंग टू बी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि कौन सी देश कैसे रखा जाएगा उसके बारे में, खास करके विद दिस यूएस 6-3 का है. इट इज एंड वेयर इट इज टोल्ड दैट रिपब्लिकन्स हैव अ एज इन द सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो जजेस हैं वो उस तरह के बैठे. व्हेन इट कम्स टू कंट्री, they have country first and then all these things. मैं जरा इस पे एक small comment on this. I respect American judiciary system. I believe this country has the right intellectual capacity to nurture democracy. There are a lot of good people in America from all over the world who believe in democracy, human rights, freedom, justice, equality. Few in political circle may have a different view. They may be authoritarian, they may have narrow agenda, but in general, American public is for good of the humanity. I have met a lot of people who go beyond America and think of humanity. America has done a great service in Africa. America stood by India during freedom. So I think America will rise. I'm confident because America has the kind of diversity that nobody else in the world has. America has the intellectual capacity that nobody in the world has. So I have great hope
in American system. Having said that, foreign policy of a nation cannot be decided based on trade. Okay. Foreign policy of a nation has to be decided based on what is good for the world and what is good for the people of the world. To me, humanity comes first, then comes nationality, then comes religion, language, practices. We get stuck in a community, in a language, in a race, in a religion, and ultimately in national borders. And this idea of national border has created tariff structure. Okay. No foreign policy can be dictated based on tariff, according to me. Tariff is an important part, but can't be the only part. So we all will have to recognize that we live in a world which is interconnected, interwoven, interrelated. Look at what happened during COVID. Haven't we learned a lesson? That one little bug somewhere in the middle of China can turn off the entire world. What are we talking with tariff and borders? So we got to really open up and realize that we are all connected. We are all related, including with our insects, with our animals. So this idea of tariff and borders ultimately will have a new meaning. Sahib, in our private conversation, whenever I have talked to you, you are always very hopeful कि the new technology, the AI, ultimately वो जो एक global village है उसके borders को कम करेगा, उसको reinforce करने होने वाला है. You still feel? Absolutely. देखिए टेक्नोलॉजी से हम लोगों को कितना फायदा हो गया. 50 साल पहले if somebody had told me that you will be able to do video call with anybody in India free, 20 साल पहले, I would have never believed it. So we have all benefited from technology. Longevity has increased. I am 84 years old. In my generation, people thought lifespan is 54, 55. Okay. Our children and their children will live to be 120. So look at the benefit of technology to everybody. It may have been invented in China or India or in Russia or America. It doesn't matter. Yes. The beauty of technology is that it helps every human being. And it has no borders. It has no border. See, religion has a border. Yes. Okay. Language has a border. Language has a border. Technology has no border. The beauty of difference between praying for God and working on technology is praying for God is for me. I get peace. I get punya. But when I work on technology, everybody benefits. I still remember maybe 25, 30 years back, at some point of time, I was listening to you and I was not knowing you were giving some lecture. And there you said that ATM is the biggest socialist thing to happen. It is a technology जिसमें गरीब आदमी अमीर आदमी का एक कार्ड जाता है और वो नोट वही देता है, अमीर को भी देता है, गरीब को. बिल्कुल. That I still remember about maybe 30 years back you were talking. Thank you. That I said. Thanks so much, Samsa, for talking to us, giving us time. Thank you. Thank you.